Hello everyone, and in the today lecture we are going to discuss about the three hinged circular arch. So लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें मैंने आपको आर्चेस के बारे में बहुत कुछ बताया कि बेसिकली जो आर्च होता है किस तरीके से वो बीम का एक रिप्लेसमेंट होता है इन द केस ऑफ लॉन्ग स्पान। अगर लॉन्ग स्पान में हम यूज कर रहे हैं तो हमें आर्च जो होता है वो इकोनॉमिकल पड़ता है बिकॉज उस पर जो बाइंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू बीम। राइट, अब उसके बाद हम लोग आगे गए, उससे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व की जिसमें मैंने आप लोगों को पैराबोलिक आर्च के बारे में बताया कि किस तरीके से मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से पॉजिटिव एसी स्पान पे निकाला जाता है, सीबी पे नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट निकाला जाता है। फिर हम लोग आगे गए, मैंने कुछ एक सर्कुलर की बात की, फिर एक डिफरेंट लेवल की कंडीशन की बात की। बट अब जो मैं प्रॉब्लम की बात आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ वो एक सर्कुलर आर्च की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, सर्कुलर आर्च के साथ साथ में यहाँ पे एक प्रॉब्लम नई क्या है कि बेसिकली यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी डिस्टेंस नहीं दी है कि बेसिकली जहाँ मैक्सिमम मूवमेंट आपको निकालना है, जैसे कि अंदर द लोड निकालना है, तो उस पे जो वाई होगा इन द केस ऑफ सर्कुलर आर्च, बिकॉज लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो यहाँ पे ये जो वाई होता है वो अगर हमें जरूरत पड़े और उसको हमें फाइंड आउट करनी है सर्कुलर आर्च में, तो हम कैसे निकालते हैं? बिकॉज पैराबोलिक आर्च के लिए मैंने आपको इक्वेशन बता रखी है कि 4h/l² एक्स एल माइनस एक्स की कंडीशन आप लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैराबोलिक आर्च के लिए वैलिड है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे वाई निकालना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई निकालना है, मतलब ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो आप पैराबोलिक आर्च के लिए 4h/l² एक्स एल माइनस एक्स की कंडीशन लगाइए। बट सर्कुलर आर्च में क्या होता है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट केस होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ऐसे केस में हम उसको अप्लाई करेंगे। राइट, सो यहाँ पे आपको एक 3 इंच आर्च दिया हुआ है जो कि ए बी एंड सी पॉइंट पे है। तीनों पे हिंज है, 3 हिंज है तो, और एक 120 का कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, और जो कि ए से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। दैट मीन टोटल स्पान आपका 40 है, दैट मीन हाफ हो जाएगा 20 मीटर। सो ये अगर 10 है तो ये भी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, सी तक का डिस्टेंस भी 10 मीटर हो जाएगा। राइट, अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमें ये पता है कि कभी भी हम जब हम किसी आर्च की बात करते हैं तो मैं आपको पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज बता चुका हूं कि स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी हमेशा रिएक्शंस कैलकुलेशन की होती है, बिकॉज विदाउट रिएक्शन कैलकुलेशन हम किसी भी टाइप के आर्च में आगे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर हमें रिएक्शन नहीं पता, वो कैसा भी आर्च हो, पैराबोलिक हो, सर्कुलर हो, या किसी भी टाइप का आर्च हो, हम आगे का कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन कि हमें यहाँ पे भी सबसे पहले इसकी रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं रिएक्शन, और रिएक्शन में भी कौन सी, फर्स्ट हम निकालते हैं वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन, राइट। इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट जो वी ए है यहाँ पे जो लगेगा वो वी ए एक वर्टिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लगेगा वो क्या हो जाएगा, एच ए बोल सकते हैं, वो आपकी इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी। इसी तरीके से बी पॉइंट पे जो लगेगा वो यहाँ पे जो लगेगा वो वर्टिकल वी बी रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, एच बी रिएक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो वर्टिकल रिएक्शन के केस में क्या करते हैं, जब लेवल सेम होता है, लेवल सेम का मतलब कि जो ए पॉइंट का हिंज है और जो बी पॉइंट का हिंज है दोनों सेम लेवल पे हो, जैसे यहाँ पे सेम लेवल पे है, तो ऐसे केस में मैंने हमेशा बोला है कि वी ए निकालने के लिए आप क्या करिए, सीधा मूवमेंट ले लीजिए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। राइट, तो इस केस में ये क्या हो जाएगी, कंडीशन बनेगी वी ए इंटू 40 माइनस 120 इंटू 30। राइट, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, कोई लोडिंग नहीं है, दैट मीन आप इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वी ए की वैल्यू मिलेगी, और वी ए आपके पास आ रहा है 90 किलो न्यूटन। 90 किलो न्यूटन कैसे निकाला मैंने, मैंने आपसे बोला कि मुझे वी ए निकालना है, ये वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है मुझे, वी ए। इसके लिए मैंने क्या किया, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है सेम लेवल पे अगर केस है तो बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो बी पे आप खड़े हो गए, आपने लिखा मूवमेंट अबाउट बी, बी पे आप खड़े हो गए, तो यहाँ से आप देखेंगे ये वी ए लगेगा, आप वहां पे खड़े हैं तो ये घूम के आपकी तरफ कैसे आएगा, ऐसे। और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, मतलब प्लस वी ए इंटू, आप यहाँ पे खड़े हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 40 का है। उसके बाद आप यहीं खड़े हैं, आपने ये वी ए ले लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 120 का लोड लग रहा है, कैसे चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड, मतलब आपकी तरफ इधर खड़े हैं तो आप कैसे घूम के आएगा, एंटी क्लॉक, मतलब -120। अब 120 से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये टोटल 40 और ये वाली 10 है, मतलब 40 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 30 बचेगा, दैट मीन कि -120 इंटू 30। इसके अलावा कोई लोडिंग नहीं है, तो आप सीधा इक्वेट कर दीजिए जीरो से।
और जब आप V पे खड़े हैं तो एच ए या एच बी को आपको कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाती है, तो वो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, उसको इग्नोर करके चलिए, एच यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। सो यहाँ से आपका V आ जाएगा 90 किलो न्यूटन। अब इसी तरीके से अगर मैं VB निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट ले लूंगा। तो ए के अबाउट मतलब यहाँ पे खड़ा हूंगा, अब मैं यहाँ से VB घूमेगा। अब ऐसे मेरे तरफ आने के लिए कैसे घूम के आएगा, ये एंटी क्लॉक मतलब माइनस VB इंटू 40, बिकॉज यहाँ से ये आ रहा है और मैं ए पे खड़ा हूँ, तो बीच में जो डिस्टेंस है 40 है। उसके बाद आप यहीं खड़े रहेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बट यहाँ का ये 120 का लोड है, आपकी तरफ आने के लिए आप कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब प्लस का 120 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 10। इसके बाद आप यहीं खड़े रहिए, इस 120 के बाद कोई लोडिंग नहीं है, दैट मीन आप इसको इक्वेट करिए जीरो से और यहाँ से आप वीवी फाइंड आउट कर लीजिए। आपका जो वीवी कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। और टोटल अगर करते हैं तो वी आपके पास 90 और ये है 30, तो टोटल कितना हो रहा है 120, और लोड भी कितने का है डाउनवर्ड में 120, दैट मीन कि आपकी रिएक्शन सही है। आप इसके अलावा अगर दूसरा तरीका यूज करना है, आपका ये सही है 90 आपको पता है, तो आप क्या करिए 120 में से 90 माइनस कर दीजिए, तो भी आपका वीबी आ जाएगा जो कि 30 किलो न्यूटन है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वर्टिकल रिएक्शन निकल जाएगी। अब इसको हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसके लिए क्या करते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, कहां से हम ले लेते हैं, इसमें फ्रॉम एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं, राइट। तो इसमें एक कंडीशन क्या बनेगी, प्लस का वी इंटू 20 माइनस का एच ए इंटू 8 और माइनस का 120 इंटू 10 इक्वल 0। ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी, आप सी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, दैट मीन कि आप सी पॉइंट पे खड़े हुए हैं और कहाँ देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एलएचएस पे देख रहे हैं। एच निकालने के लिए आप एलएचएस से भी निकाल सकते हो और आप आरएचएस से भी निकाल सकते हो। आरएचएस से निकालोगे तो एच भी निकल आएगा, और हमें पता है कि जितना एच भी होता है उतना ही एच होता है, एच ए होता है, राइट। तो आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। अभी मैं निकाल रहा हूँ एलएचएस से, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे खड़े होकर एलएचएस पे देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, वीए मेरे तरफ आ रहा है घूम के, कैसे आएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरे पास आएगा, एरो का साइन का बस देखिए, क्लॉक वाइज मतलब प्लस का वीए इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया हाफ, सेंटर पॉइंट है सी, तो 20, तो मैंने लिखा वीए इंटू 20। उसके बाद यहीं पे खड़े हैं, ये एच लगेगा कैसे, ऐसे घूम के आएगा मतलब एंटी क्लॉक, तो माइनस का एच है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच के लिए होगी 8, तो ये होगी 8। उसके बाद इसी पे खड़े रहेगा, ये 120 का लोड लग रहा है नीचे, मतलब मेरे तरफ घूम के कैसे आएगा एंटी क्लॉक, मतलब -120 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है इसके लिए परपेंडिकुलर 10, इक्वेट किया जीरो से। यहाँ से आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एच की वैल्यू आएगी जो कि आ रही है 75 किलो न्यूटन। और मैं पहले भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स बोल चुका हूँ, बिकॉज इस आर्च पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इस आर्च पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, दैट मीन कि अगर एच ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही क्या होगी एच पी, मतलब ये आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें, क्योंकि इसको कोई लोड को बैलेंस नहीं करना है, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लोड नहीं आ रहा है, तो ये आपस में काउंटर बैलेंस करेंगे, मतलब जितना एच ए आ रहा होगा उतना ही क्या होगा एच बी। दैट मीन मैं ये लिख सकता हूं कि एच ए इक्वल क्या होगा एच बी होगा, जिसको हम एच बी बोल सकते हैं, और वो क्या होगा 75 किलो न्यूटन के बराबर। ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, राइट। अब इसी के बाद जैसे ही हमारा कोई भी आर्च हमारे पास होता है, हम उसकी वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते हैं, जो कि सिंपल वे मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लेते हैं, वो भी सिंपल है, वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या है कि ये तो हमें पता है कि ए पॉइंट पे हिंज है, हिंज पे मूवमेंट की वैल्यू जीरो होती है, दैट मीन ए पे जीरो है। इसी तरीके से सी पे भी हिंज है तो सी पे भी जीरो है, और बी पे भी हिंज है तो बी पे भी जीरो है, बट ए और सी के बीच में आपका मूवमेंट डेवलप होता है। और वो कहाँ होता है, तो वो यहाँ पे भी होता है, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है, अपन को वो पोजीशन निकालनी है और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना। तो पहली बात तो ये है कि वो मैक्सिमम मूवमेंट ए और सी के बीच में कहीं पे आएगा। तो ए और सी के बीच में कहाँ आ सकता है, तो पहली कंडीशन ये होती है कि अगर ए और सी के बीच में कोई भी
कंसंट्रेटेड लोड अगर लगाए, कोई भी पॉइंट लोड लगाए, तो हमेशा उस पॉइंट लोड के नीचे तो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा ही आएगा। कभी भी अगर आप मैक्सिमम मूवमेंट निकालने जा रहे हैं और उन दोनों ए और सी बीच में या सी बी के बीच में जहां पे अगर कोई कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम मूवमेंट हमेशा उस कंसंट्रेटेड लोड के ही नीचे मिलेगा। अभी के केस में एसी के बीच में ये 120 का लोड लग रहा है, इस पॉइंट को अपन डी बोल देते हैं। दैट मीन कि मैक्सिमम मूवमेंट अपन को कहां मिलेगा? डी के नीचे मिलेगा, डी पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं जब बात करूंगा सी और बी की, तो सी और बी में कोई कंसंट्रेटेड लोड नहीं लग रहा, तो उस केस में हमको उसको सर्च करना पड़ेगा कि कहां पे मैक्सिमम होगा। तो उस केस में हम उसको एक्स मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे हो, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें डी का कंडीशन पता है, तो अगला जो स्टेप होगा हमारा, स्टेप नंबर 2, इसमें हमें क्या करना है? मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट निकालना है। मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट निकालना है, जो कि हमें निकालना पड़ेगा एसी पे भी और सीबी पे भी। बट यहां मैक्सिमम मूवमेंट निकालना अगर हमें है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि अगर मेरे को, जैसे मैंने आपको पोजीशन यहाँ पे बता दी कि डी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिलने वाला है, बिकॉज वहां पे कंसंट्रेटेड लोड। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम मूवमेंट निकालने से पहले मुझे बेसिकली इसकी ये हाइट भी पता होना चाहिए, जिसको मैं वाई बोल देता हूँ। ये हाइट मुझे पता होना चाहिए। अगर ये पैराबोलिक आर्च होता तो मैं सिंपल कंडीशन लगा देता 4h/l² xl - x वाली। बट क्योंकि ये सर्कुलर आर्च है, इसका मतलब इस केस में ये y कुछ डिफरेंट वे में निकाला जाए, और उसको निकालने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? आपको इसका जो सेंटर पॉइंट है C, ये वाला, इसको आप O बोल दीजिए। ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। सर्कुलर आर्च के केस में क्या बोला कि ये जो सेंटर पॉइंट बनेगा इसका, जो यहां से 20 मीटर पे है, यहां से भी 20 मीटर पे है, उस वाले सेंटर पॉइंट से यहां की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं? x। और उसके बेसिस पे ये जो डिस्टेंस होती है वर्टिकल, वो क्या हो जाती है? y। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को ये x माननी है और वो अपन को क्या माननी है? y माननी है। उसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बोला कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये सर्कुलर आर्च है, ये पूरा सर्कुलर आर्च है, आपको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब रेडियस कैसे निकलेगी? तो मैंने बोला इसकी जो रेडियस निकलेगी, रेडियस निकालने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है h ब्रैकेट 2r माइनस h ब्रैकेट क्लोज इक्वल d/2 का होल स्क्वायर। इसका यूज करके सबसे पहले हमको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। ये सेगमेंटल आर्च की कुछ कंडीशन होती है जिसके ऊपर बेसिकली आप इसको यूज करके इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आर है बेसिकली वो हम मान रहे हैं इस सर्कुलर आर्च की रेडियस। जो आर है यहाँ पे वो सर्कुलर आर्च की रेडियस है। स्मॉल एच जो है वो इसका राइज है, जो कि 8 मीटर है, राइट। और जो डी है वो बेसिकली इसका पूरा क्या है? डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर मतलब ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको? इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो h हमें पता है, राइज, वर्टिकल राइज 8 मीटर है, ब्रैकेट 2r रेडियस मुझे यहाँ पे निकालनी है, माइनस h जो है, h मतलब यहाँ पे अगेन वर्टिकल राइज है, मतलब 8 मीटर पुट कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद इक्वल d मतलब कितना है? जो टोटल लेंथ है उसकी जगह आप d की जगह पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। इस पूरी कंडीशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा r, और r आ रहा है यहाँ पे 29 मीटर। ये जो r आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? 29 मीटर। अब ये 29 मीटर क्यों आएगा? बेसिकली आपको ये लगेगा कि सर ये सर्कुलर आर्च है, सर्कुलर आर्च है इसका मतलब सर्कल, सर्कल मतलब डायमीटर की हाफ रेडियस होती है, सर्कल मतलब डायमीटर की हाफ रेडियस होती है। बट यहाँ पे तो ये डायमीटर आप 40 यूज कर रहे हो, तो हाफ रेडियस तो मतलब 20 होनी चाहिए, बट ये तो 29 आ रहा है, 20 से ज्यादा आ रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? बेसिकली एक सेगमेंटल आर्च के जैसे बिहेव कर रहा है। बेसिकली वो सर्कुलर जैसा आपका लगता है, उसका नाम भी यहाँ पे आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो सर्कुलर आर्च रहेगा, लेकिन बेसिकली ये क्या रहता है, इसमें कोई भी रेडियस की बात नहीं की गई। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको राइट अप में दिया गया है, यहाँ पे कहीं पे भी इसकी रेडियस की बात नहीं की गई। इसमें ये क्या है? सेगमेंटल्स की कंडीशन होती है, सिर्फ सर्कुलर आर्च लिखा रहता है। तो इसमें रेडियस नहीं दी है, इसका मतलब ये सर्कल से थोड़ा सा बाहर जाके कुछ पार्ट है। जैसे कि आपके वाटर टैंक होते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक आपने देखे होंगे। ओवरहेड वाटर टैंक मतलब जिससे वाटर की सप्लाई होती है, नगर निगम जो टैंक बनाती है, बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं, उसके ऊपर टैंक बना रहता है, हर एरिया में रहता है।
और उससे पानी की सप्लाई होती है। तो वो जो ओवरहेड वाटर टैंक होता है उसके ऊपर जो उसकी कवरिंग की जाती है, वो भी बेसिकली देखिएगा ऊपर से आप इस तरीके से आप उसको कवर करते हैं, या कोई टेनिस की बॉल है उसके सर्कल से ऊपर से उसको आप कट दीजिए तो उस टाइप का आपको उसका कवरिंग दिखेगी। तो वो एक सेगमेंटल आर्च के कैटेगरी में आता है। बेसिकली वो सर्कुलर का पार्ट है लेकिन वो सेगमेंटल होता है, जिसमें उसकी जो रेडियस होगी वो उसके डायमीटर से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बेसिकली हम उसी टाइप के सर्कुलर आर्च की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई आपकी जो रेडियस है वो इसके कंपेरिजन में हाफ से ज्यादा है, इसलिए वो 29 आई। राइट, तो वो हमने 29 निकाली। अब जैसे ही हमें रेडियस मिल जाएगी इसकी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रेस के बाद हमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, इस वाई को निकालना। तो जैसे ही हमें रेडियस मिल जाएगी तो हम लोग वाई निकालेंगे, और वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, द इक्वेशन टू द सर्कुलर आर्च विथ डी इज ऑरिजिन। मतलब हम क्या मानेंगे, इसमें जो डी पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को डी बोलते हैं या इसको ओ बोलते हैं, ओ को ऑरिजिन अपन मान रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं, इस बेसिस पे अपन ये y निकाल रहे हैं। तो y निकालेंगे तो क्या कंडीशन लगेगी, यहाँ पे कंडीशन लगती है y निकालने के लिए, y इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ये एक सर्कुलर आर्च की इक्वेशन है। ये बेसिकली जब आर्च वगैरह आप पढ़ते होंगे 10th-12th में, मैथ्स वगैरह में हम लोग पढ़ते थे, वहां पे बेसिकली ये पढ़ाई जाती है। सो वहां से हमने ये इक्वेशन ली है, ये y इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 के बराबर होती है। इससे हम इसका ये y निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे भी हम y निकाल सकते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना होता तब भी मैं सेम केस लगाता, अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना होगा तब भी मैं सेम केस लगाऊंगा, अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना होगा y तब भी मैं केस लगाऊंगा। लेकिन कब, मैं जब सर्कुलर आर्च की आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, तो बेसिकली आपने ये कंडीशन लगाई। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास r की वैल्यू है, कितनी है, 29 का स्क्वायर। r मैंने इसीलिए निकाला था। माइनस x अभी भी मेरे पास नहीं है तो x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अगेन r का स्क्वायर मतलब वो 29 का ही स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, राइट, माइनस l बाई 2 मतलब 40/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरी y की कंडीशन बनेगी कितनी, 29 का जब स्क्वायर आप करोगे कैलसी में तो ये आएगा 841 माइनस ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा बिकॉज ये वाली वैल्यू मुझे पता नहीं है, फिर अगेन माइनस अंडर रूट, इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा, ये पूरी आपकी वैल्यू है, यहाँ पे एक्स नहीं है तो आप इसको पूरे को डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा तो ये पूरी वैल्यू आएगी माइनस के बाद, आप सीधा लिखिएगा यहाँ पे आएगा 21, इसको रूट को हटा दीजिएगा, सीधा आप 29 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 40/2 है मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर कितना आपका आएगा 841, और माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर से जो वैल्यू आएगी वो आप 841 से माइनस कर दीजिएगा और उसका फिर अंडर रूट निकाल लीजिए। तो अंडर रूट निकालने के बाद ये वैल्यू टोटल जो बन रही है वो 21 बन रही है। मतलब आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि y इक्वल 841 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21, ये आपकी y की कंडीशन मिलेगी, राइट। दैट मीन कि अगर आपको ये हाइट चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा, x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब वो x क्या होगा और किस तरीके से हम इस बाइंडिंग मोमेंट को निकालेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो मूवमेंट निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, डी पॉइंट के लिए निकालेंगे, और उसके बाद मूवमेंट निकालेंगे किस पे, सीबी स्पान पे। सो नाउ मैक्सिमम बाइंडिंग मूवमेंट, अब मैक्सिमम मूवमेंट जो निकालना है वो आपको 2 पॉइंट पे निकालना है। एक तो एसी स्पान के ऊपर, बिकॉज ए पे 0 है बिकॉज यहाँ पे हिंज है, सी पे मैक्सिमम मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट 0 है बिकॉज यहाँ पे भी इंटरनल हिंज है। लेकिन ए और सी के बीच में मूवमेंट वैरी कर रहा है, और मैक्सिमम कहाँ आएगा, तो यहां हमें पोजीशन पहले से पता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट हमेशा अंडर द कंसंट्रेटेड लोड होता है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, दैट मीन कि मैक्सिमम मूवमेंट हमें कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, डी। तो सबसे पहले हम डी के ऊपर मूवमेंट निकालें। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो वाई डी निकालूंगा, वाई निकालूंगा, वो किस पॉइंट के लिए निकालूंगा, इसी डी पॉइंट के लिए निकालूंगा। क्योंकि जब मैं इसके लिए मूवमेंट निकाला उसका मतलब मुझे जो वर्टिकल हाइट चाहिए वो भी इसी पॉइंट के लिए चाहिए, तो इसको मैं वाई डी बोल सकता हूँ। और वाई की कंडीशन मैंने पीछे क्या निकाली, अंडर रूट 841 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को वाई डी को कैलकुलेट करना है तो मैं वाई डी कैलकुलेट करता हूँ, अंडर रूट 841 माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है ना, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये गिवन दिया हुआ है कि यहाँ से इस लोड की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, और यहीं से इसकी डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, x, मतलब x इक्वल क्या हो गया 10, दैट मीन कि हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 21 लिखेंगे तो यहाँ से वाई डी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, और वाई डी आपके पास कैलकुलेट होके आएगा 6.2
221 मीटर। ये आपके पास आ गई वाई डी की वैल्यू। वाई डी मतलब ये वाली हाइट, इसको मैं वाई डी बोल रहा हूँ, ये हाइट मेरे पास आ गई। अब जैसे ही मुझे ये हाइट मिल जाएगी, मुझे इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालूंगा। तो इसका मूवमेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ पहले, जिसके लिए आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या था, डी पॉइंट है, इसको आपने डी बोला है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, राइट। ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी वाई डी है। वाई डी हमने कितना निकाल लिया, 6.221, राइट। और इसी पॉइंट पे आपका क्या लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, जो कि कितना है, 120 किलो न्यूटन के बराबर। यहाँ पे क्या लग रही है, एक रिएक्शन लग रही है वीए। यहाँ पे क्या लग रही है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है एच ए, राइट। इसके अलावा और कोई लोडिंग है क्या, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया डी पॉइंट। और इसी पे मुझे मूवमेंट निकालना है, तो उसको बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, एमडी बोलूंगा। एमडी, एमडी क्या है, मूवमेंट और मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट और एट पॉइंट डी। तो एमडी हो जाएगा, डी पॉइंट पे खड़े हो जाइए। यहां से आप क्या देखते हैं, वीए लगेगा, कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज। वीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 10। इसका मतलब वीए इंटू 10 हो जाएगा। उसके अलावा इसी पॉइंट पे खड़े रहिए, ये एच लगेगा, कैसे जाएगा, ऐसे घूम के, एंटी क्लॉक, मतलब माइनस एच ए इंटू वाई डी हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पे आप खड़े हैं, ये ले लिया, ये ले लिया, इसके अलावा कोई लोडिंग है क्या, नहीं। इसी पॉइंट पे एक लोड जरूर लग रहा है 120 का, बट वो कहाँ लग रहा है, उसी डी पॉइंट पे लग रहा है। और मूवमेंट भी हम कहाँ निकाल रहे हैं, डी पॉइंट पे। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी से, 0। इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, तो वीए हमारे पास कितना निकला था, वीए हमने पीछे निकाला हुआ था, वो कितना था, 90 इंटू 10 का 10 ही रहेगा, माइनस एच ए आपने कितने निकाला था, 75। और वाई डी कितना निकाला, पीछे निकाला 6.221 के बराबर। तो यहाँ से आपका एम डी आ जाएगा, और एम डी कितना आएगा सॉल्व करके, 433.25 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट एट पॉइंट डी। मैक्सिमम मूवमेंट, इसका मतलब जो डी के नीचे जितना मूवमेंट आएगा, उतना मूवमेंट ना डी से पहले आने वाला है, जो भी आएगा उससे पहले वो कम होगा इससे, और ना इससे ज्यादा मूवमेंट डी के बाद आने वाला है। डी पॉइंट पे सबसे ज्यादा मूवमेंट आने वाला है, और वो कितना है, 433.25 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीबी स्पान पे चले जाते हैं। अब सीबी स्पान पे अगर हम जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट, बाइंडिंग मूवमेंट, और कौन सा वाला निकालें, ये नेगेटिव होगा आपका, नेगेटिव बाइंडिंग मूवमेंट होगा। और कहां पे निकालें, ये हम लोग निकालें सी बी के ऊपर। अब मैक्सिमम नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 120 का लोड लगेगा, तो ये सेक्शन को क्या करेगा, नीचे की तरफ बाइंड कर रहा है। इसका मतलब ये सेक्शन क्या जाएगा, ऊपर की तरफ। दो सेक्शन है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा, वो कौन सा मूवमेंट आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज वहां पे कोई लोडिंग नहीं है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ और होगी। तो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट आएगा अंडर द लोड, यहाँ पे आ जाएगा, और वहां पे क्या आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट आएगा। तो उस नेगेटिव मूवमेंट को निकालने के लिए, उस नेगेटिव मूवमेंट के निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ पे कहाँ आएगा, सी और बी के बीच में, नहीं पता। यहाँ तो पता था लोड के नीचे आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड के नीचे मैक्सिमम मूवमेंट मिलता है, बट यहाँ तो कोई कंसंट्रेटेड लोड नहीं है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम एक डिस्टेंस ले लेंगे, कहाँ से, सी पॉइंट से। सबसे पहले इस पॉइंट से हम मान लेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम मूवमेंट हमें मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए जो वाई हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, इसको आप वाई डिस्टेंस, इसको ई पॉइंट बोल देते हैं, ई पॉइंट बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा वाई ई। इस पॉइंट के लिए हमने माना कि यहाँ पे C से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, X पे हमें मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा। और ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मली पैराबोलिक आर्च में हम लोग कहाँ से लेते हैं ये डिस्टेंस को, B से लेते हैं या A से लेते हैं, बट यहाँ पे कहाँ से ले रहे हैं, C से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सर्कुलर आर्च की कंडीशन है। तो जो Y की इक्वेशन अपन ने बनाई है, वो इसी को ओरिजिन मान के बनाई है, इसलिए अपन को यहीं से X लेना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ से X लिया। अब X ले लिया, अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए मुझे Y चाहिए रहेगा सबसे पहले, तो वाई, तो वाई की जो कंडीशन बनाई है वो तो वही रहेगी, 841 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21। ये तो कॉमन है, चाहे वो इस तरफ की बात हो या उस तरफ की बात हो, वो कॉमन इक्वेशन से बना हुआ है। सिर्फ एक्स की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो हमें एक्स पता था, कितना था, 10 मीटर,
बट यहाँ पे पता है क्या? नहीं पता ना, बिकॉज ये तो हमने जस्ट एक्स माना है और हमें ये थोड़ी पता है कहाँ मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, वो तो जस्ट हमने एज्यूम किया है कि ई पॉइंट पे आएगा। तो हमें ई तक की डिस्टेंस नहीं पता, मतलब एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम सीधा एम एक्स निकाल देंगे, या उसको ई पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है तो हम इसको एम ही बोल देंगे, इसको बोलेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। ठीक है, ई के लिए निकालेंगे मतलब एम ई, और एम ई क्या हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए और यहाँ से मूवमेंट देखिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये हिंज पॉइंट हो गया, यहाँ से रिएक्शन ये वी बी हो जाएगी, ये हो जाएगी एच बी के बराबर, राइट। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई ई के बराबर, इस पॉइंट को मैंने ई बोला हुआ है, राइट। और ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, टोटल है ये हाफ 20 माइनस एक्स, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे ये हाफ यहाँ से यहाँ तक 20 है, बिकॉज टोटल 40 है तो ये 20 है। अब इसको मैंने अगर x बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये मैंने क्या मान लिया, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब मेरे को इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, ई के अबाउट, तो ई के अबाउट मूवमेंट में कैसे निकालूंगा, एम ई इक्वल, ई पॉइंट पे खड़े हो जाइए, यहाँ से ये वी बी लगेगा एंटी क्लॉक, मतलब माइनस वी बी इंटू डिस्टेंस क्या होगा 20 माइनस एक्स के बराबर। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये आपने वीबी देखा, ये अपने तरफ आने के लिए एंटी क्लॉक घूमेगा, माइनस वीबी इंटू ये डिस्टेंस कितना है एक्स, एक्स मतलब ये कितना है 20 माइनस एक्स के बराबर, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद आप इसी पॉइंट पे खड़े रहिएगा, ये एच बी घूमेगा, कैसे घूमेगा, क्लॉक वाइज, मतलब प्लस का एच बी इंटू इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई ई है। अब इसमें अगर मैं कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ, तो माइनस वीवी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, वो निकाली थी 30, राइट। इसके बाद ये 20 माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, पता नहीं है एक्स मुझे, प्लस एच भी मेरे पास था, वो कितना था 75 के बराबर, इंटू वाई ई मैंने ऊपर लिखा हुआ है वही रहेगा, और वो कितना रहेगा 841 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 21 के बराबर। ये क्या हो जाएगा आपका वाई ई हो जाएगा। आपने वैल्यू पुट करी, अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो एम ई वो कितना हो जाएगा, ये 30 था, 30 इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा माइनस का 600, प्लस 30 इंटू एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 30x प्लस 75। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, तो 75 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वो माइनस का कितना हो जाएगा 75 इंटू 21, तो 75 इंटू 21 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1575 के बराबर, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा 75 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 75 इंटू 841 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगी कंडीशन, राइट। आपने क्या किया, आप इस पॉइंट पे खड़े थे, ये वीबी घूमेगा एंटी क्लॉक, तो माइनस वीबी इंटू ये डिस्टेंस ले लिया, इसी पॉइंट पे खड़े थे, ये घूमेगा क्लॉक वाइज, तो आपने ये क्लॉक वाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा एच इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, ये वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बन के निकल के आएगी एम ई के लिए, वो एम ई के लिए इक्वेशन बनेगी 600, और ये है -1575, राइट। तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होके ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 600, आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2175 के बराबर, -2175, राइट। 2175 ये हो जाएगा, प्लस 30x आपके पास ये बचेगा, 30x ये बचेगा, और प्लस प्लस 75 अंडर रूट 841 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आपके पास कुछ इस तरीके से बचेगी। तो ये हो गई आपकी एम ई की वैल्यू।
मूवमेंट एट पॉइंट ई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जैसी हमारी इक्वेशन बन जाती थी, हमने पैराबोलिक आर्च भी इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो पैराबोलिक आर्च में भी जब हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उस फाइनल इक्वेशन में मैक्सिमम मूवमेंट की कंडीशन लगाते थे। और वो मैक्सिमम मूवमेंट की कंडीशन आपके क्या बोलती है, तो वो मैक्सिमम मूवमेंट की कंडीशन आपसे बोलती है कि डी एम एक्स बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी के टर्म में, तो डी बाई डी एक्स, और एम एक्स और एक्स की जगह मैंने इसको ई बोल दिया था, तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -2175 प्लस 30x प्लस 75 अंडर रूट 851 मतलब 41 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब डिफरेंस करेंगे और इक्वेट करेंगे इसको 0 से, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 30, राइट, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। प्लस इसको जब डिफरेंशिएट आप करेंगे, तो ये जो डिफरेंशिएशन के बाद बचेगा, इसको पूरा डिफरेंशिएट करने के बाद, तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 75x डिवाइड बाय अंडर रूट 841 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, राइट। और इसको इक्वेट कैसे कर देंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, और फिर यहाँ से आप इसको सॉल्व करके कंडीशन बनाएंगे x के लिए, और आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 30 को इस तरह भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 75x डिवाइड बाय अंडर रूट 841 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा, तो ये 30 था, तो इस तरफ हो जाएगा -30। ये कंडीशन बन के आपके पास तैयार हो गई। अब इसको यूज करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, अब हम वो देखते हैं। सो नाउ x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मैं कॉमनली इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 75x डिवाइड बाय अंडर रूट 841 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, और इस तरफ भी ले लेता हूँ -30 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो अपन इसको और क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 75x का होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में जब जाएगा, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 841 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर मतलब आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 900 के बराबर, ठीक है। 30 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 मतलब हो जाएगा आपका 900, ठीक। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 75x का होल स्क्वायर इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 इंटू इस वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 841 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, तो ये 75x का होल स्क्वायर इक्वल 900 इंटू 841 कर देंगे, तो 900 इंटू 841 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 900 एक्स का स्क्वायर। अब ये भी इधर है, तो इसको एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर देते हैं, तो 75 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, राइट। और ये इस तरफ आएगा, तो प्लस 900 एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 900 इंटू 841। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर टर्म को सॉल्व करेंगे, और अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 75 का स्क्वायर और ये 90 का स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ हो जाएगा 75 का स्क्वायर प्लस 900, राइट, इक्वल हो जाएगा 900 इंटू 841। और इसमें से अगर मेरे को एक्स स्क्वायर से वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल हो जाएगा 900 इंटू 841 डिवाइड बाय 75 का स्क्वायर प्लस 900, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो ये पूरा आ जाएगा रूट में। और इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको, वो आएगी 10.77 मीटर के बराबर। ये आई आपकी x की वैल्यू। और वो x आपने कहाँ से माना था, वो x आपने यहाँ से माना। इसका मतलब यहाँ से जो ई पॉइंट की डिस्टेंस है, और ई पॉइंट कहाँ है, जहां पे मैक्सिमम मूवमेंट मिलने वाला है, तो यहां से जो ई पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे मैक्सिमम मूवमेंट मिलने वाला है, वो कितने पे है, 10.77 मीटर। तो वो मुझे पोजीशन मिल गई, यहां से वो कितना है, 10.77 मीटर पे ये वाला पॉइंट है। तो जैसे मुझे
कंडीशन मिल गई है और किस पॉइंट पे बेसिकली आपका मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा। तो अब एक्स की वैल्यू इसका मतलब मुझे मिल गई है, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ अगर पुट कर देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को वाई मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं y निकाल सकता हूँ किस पॉइंट के लिए, ई पॉइंट के लिए। और y क्या बोलता था, y बोलता था कि 841 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 था। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 841 माइनस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकली है 10.77, राइट। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 10.77 का स्क्वायर और माइनस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 5.926 मीटर के बराबर। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। जैसे y आएगा, y मतलब कि आपको ये हाइट भी मिल गई अब, राइट। तो अब मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल सकता हूँ। तो इस पॉइंट के अबाउट जब मैं मूवमेंट निकालूंगा तो मूवमेंट क्या बनेगा, ई पॉइंट के अबाउट मेरे को मूवमेंट निकालना है। तो ई के अबाउट मूवमेंट की कंडीशन मैंने पीछे बना रखी थी, उसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधा। वो क्या था, तो वो कंडीशन थी मूवमेंट एट पॉइंट पे निकालता हूँ। तो ये कंडीशन थी आपके पास, ये डिस्टेंस को आप लिख लीजिएगा सबसे पहले। ये टोटल कितना है 20 और ये निकला 10.77। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को क्या करेंगे 20 माइनस एक्स था ये, राइट। तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10.77। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10.77। तो आपकी ये जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, तो ये बचेगी 9.23 के बराबर, 9.23 मीटर, राइट। अब आपके पास सारी वैल्यू है। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। इसका मतलब ये घूमेगा एंटी क्लॉक, ये इंटू ये डिस्टेंस, एच घूमेगा क्लॉकवाइज, एड इंटू वाई डिस्टेंस। आपके पास सारी वैल्यू है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे मैक्सिमम मूवमेंट निकलेगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा ई पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। तो वो कितना हो जाएगा माइनस वी बी इंटू 9.23, राइट, प्लस एच मतलब कितना था 75, एच इंटू कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, ये कितना निकला है अपना 5 पॉइंट, ये निकला है 926 के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस वीवी कितना निकला था आपके पास, आई थिंक ये 30 था। तो 30 इंटू 9.23 प्लस 75 इंटू 5.926। तो यहाँ से आपको मूवमेंट मिलेगा 167.55 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। और वो क्या होगा, मैक्सिमम मूवमेंट होगा किस पॉइंट पे, ई पॉइंट के ऊपर, राइट। तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम कौन सा मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट। तो इस तरीके से आप नेगेटिव मूवमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना, वो सिर्फ y को निकालना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट कैलकुलेशन आपका सेम है जैसे सिंपल पैराबोलिक आर्च में हमने किया इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस में हमने किया। बस प्रॉब्लम क्या है, ये वाई डी निकालना और वाई निकालना। वाई डी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको ये एक्स की कंडीशन दी थी, बट यहाँ एक्स की कंडीशन नहीं दी थी, तो इसलिए इतना लंबा कैलकुलेशन आपका हो गया। बट फाइनली अपने पास मूवमेंट आ चुका है। तो ये आपका फाइनल मूवमेंट है। आप इसके बाद इसका बीएमडी भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। इसलिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उसमें क्या करिए, आप सबसे पहले ये आर्च को ड्रॉ कर लीजिए, ये आर्च को ड्रॉ कर लीजिए। ये आर्च हो गया, जिसकी एल जो है वो कितनी है 40 मीटर है, राइट। और ये जो हाइट रहेगी इसकी, ये एच आपके पास थी, वो कितनी थी 8 मीटर के बराबर, राइट। तो इसके बीएमडी के लिए क्या करिए, इसमें कुछ सिंपल सा फंडा होता है कि जहां पे पॉइंट लोड लगा रहता है, जैसे कंसंट्रेटेड लोड इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पे एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे जहां पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। लाइक यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए और यहाँ पे हैचिंग कर दीजिए। ये इसका पॉजिटिव मूवमेंट हो गया। और ये पॉजिटिव मूवमेंट हमने निकाला था 433.425 किलो न्यूटन मीटर के बराबर, राइट। और ये सी पॉइंट था, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये इतना निकाला। और दूसरा हमने निकाला इस पॉइंट पे सी से बी के बीच में, वो क्या निकाला, नेगेटिव निकाला। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ डायग्राम बनेगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसको भी हैच कर दीजिए। ये क्या होगा नेगेटिव मूवमेंट, और ये नेगेटिव मूवमेंट कितना निकला था 167.55 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। इस तरीके से इसका बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। इसमें आपका पॉइंट लोड लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का शेप आया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट पूरा का पूरा यहाँ उठ के आ रहा है, जिसमें यहाँ मैक्सिमम, तो बेसिकली तो वो सब होगा ना, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा। तो बेसिकली वो एक ग्राफ टाइप का बनेगा, मतलब पैराबोला टाइप का बनेगा, जैसे यूडीएल के केस में बनता है। और कंसंट्रेटेड लोड है तो डायरेक्टली आप उसमें एक ट्रायंगल शेप में ले लेंगे। तो बेसिकली ये इसका हो गया क्या, बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सो अब जो है हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टेम्परेचर इफेक्ट ऑन 3 हिंज आर्च क्या होता है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।